3-4 मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से इसको रिचमैन डिजीज या डिजीज ऑफ किंग्स बादशाहों की बीमारी कहा जाता है कि जिसका भी यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन से थोड़ा ज्यादा आता है उसको कहते हैं इसको गाउट है। तो ये जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, ये ठीक नहीं है। जो आपके इम्यून के सिस्टम को रेगुलेट करती हैं उनका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे गाउट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। गाउट को रिच मैन्स डिजीज भी कहा जाता है, तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गाउट होता क्या है और इसको रिच मैन डिजीज क्यों कहते हैं। जी, ये जो गाउट की बात कर रहे हैं जिसमें लोग आम रूटीन में यूरिक एसिड का भी कहते हैं, इसको पहले दौर में ये डिजीज ऑफ किंग्स कहा जाता था, शहनशाहों बादशाहों की बीमारी। होता ये है कि इसमें एक्चुअली वो लोग जो है हमारा रेड मीट, सुर्ख गोश्त है, समंदरी खुराक है, सी फूड जिनको हम बोलते हैं, या अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ है। तो ये वो 3-4 मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से इसको रिचमैन डिजीज या डिजीज ऑफ किंग्स बादशाहों की बीमारी कहा जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे आम समझने वाली बात ये है कि ये जो यूरिक एसिड की जो बारीक ज़रात हैं, जब ये जोड़ों में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिनको क्रिस्टल कहते हैं यूरिक एसिड के, तो वो गाउट की या गouty अर्थराइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, और ये भी एक अर्थराइटिस की शक्ल है। ओके ओके ओके, राइट। तो ये हमारी डाइट से ही कहीं ना कहीं लिंक करता है, हमारी डाइट के अंदर कोई खराबी आती है, इसी वजह से हमें इसका मसला होता है। जी, ये मेजर जो हम इसकी जो अक़साम लेते हैं उसमें एक तो खुराक से रिलेटेड है, जिसमें ये स्पेशली वो लोग जो शुगर के होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, जिनमें लिपिड प्रोफाइल यानी चर्बी के जो मुख्तलिफ मुरक्कबात हैं उनमें तब्दीलियाँ आ जाती हैं, लाइफस्टाइल आपका ठीक नहीं होता, सेडेंटरी होता है, उन लोगों में एक तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरी जो शक्ल वो होती है जनियाती बुनियाद पे, जेनेटिक बेस पे जिसको कहते हैं, स्पेशली उसमें जो हमारे यंग मेल हैं, उम्र उनकी यंग मिडिल एज होती है, उन लोगों में यूरिक एसिड की वजह से भी मसाइल होते हैं। तो दोनों को सबसे पहले डिफरेंशिएट करना, यानी दोनों का फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, पहली किस्म का और दूसरी किस्म का। ये जो मैंने आपको मेजर इसकी क्लासिफिकेशन बताई है गाउट की। राइट। तो इसके अंदर यूरिक एसिड की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूरिक एसिड का भी अगर किसी को मसला होता है कि एड़ियों से कहा जाता है कि अगर आपकी एड़ियों में कोई मसला है, आप चल फिर नहीं पा रहे, तो यूरिक एसिड का मसला है। तो गाउट में भी सबसे पहले ये ऐसे ही डायग्नोज किया जाता है। यूरिक एसिड के जो ये छोटे छोटे ज़रात या क्रिस्टल जहाँ पे भी इकट्ठे होंगे किसी भी जोड़ के अंदर, तो वहाँ पे ये गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये आपके जो पाँव के अंदर जो बड़ा अंगूठा है वहाँ पे भी हो सकता है, आपके छोटे जोड़ जो है इनमें भी हो सकता है। तो इसकी मुख्तलिफ गाउटी अर्थराइटिस की मुख्तलिफ अक़साम है। ओके। तो ये मुख्तलिफ शक्लों में प्रेजेंट करता है। तो एज में भी इसका फ़र्क है। मैंने जैसे बताया एक जनियाती बुनियाद पे है, एक वो लोग हैं जो कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनमें लिपिड प्रोफाइल जिसको चर्बी के मुख्तलिफ मरकबात है उनमें चेंजेस है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, उनमें ये मसला भी हो सकता है। तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है, जो मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनकी मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ अक़साम के साथ आते हैं। अच्छा, अगर मैं इसके 5 सिम्टम्स की बात करूँ, ठीक है, फिंगर टिप्स पे अगर किसी को ये 5 सिम्टम्स हो, तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि नहीं गाउट है। वो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? जोड़ जो होता है, अगर टिपिकल अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन देखें तो जो स्पेशली पाँव का जो पहला अंगूठा है उसका जोड़ जो है वो सूजा हुआ होगा, उसको दर्द होगा, वहाँ पे सोजिश होगी, वो रेड हुआ होगा, और वो पेन की वजह से मरीज ऑटोमेटिक सी बात है हरकत नहीं कर सकेगा कहीं उसमें। और उसके बाद हम वो जोड़ के अंदर फिर पानी निकालते हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं मदद देखने के लिए कि ये गंठिया वाला अर्थराइटिस है या यूरिक एसिड वाला है। क्योंकि अगर किसी भी मरीज को हमारे आबादी में हो क्या रहा है कि जिसका भी यूरिक एसिड बॉर्डर लाइन से थोड़ा ज्यादा आता है उसको कहते हैं इसको गाउट है। तो ये जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, ये ठीक नहीं है। इसलिए इस तरह के मरीज भी, इनका भी महर अमराज़े जो जोड़ हैं, रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। अदरवाइज हमने पॉपुलेशन में देखा है, माशरे में देखा है, जिसका भी यूरिक एसिड थोड़ा बॉर्डर से ज़्यादा हुआ या जिसमें किसी भी मरीज़ को इवन जोड़ों में दर्द भी हुआ तो वो पहुंच गया यूरिक एसिड करवाना, और वो महीने महीने इवन साल साल यूरिक एसिड की दवाइयाँ खाते रहते हैं बगैर किसी स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट या आर्थोपेडिक या रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाए बगैर। राइट। डाइट के ऊपर मैं आना चाहूंगी कि अगर किसी को गाउट का मसला है तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में? देखें, जो सबसे एक टाइप मैंने जिक्र किया कि वो लोग जिनमें डाइट से रिलेटेड है, उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि लाइफस्टाइल वो बेहतर करें, स्मोकिंग है, शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपनी जो लिपिड प्रोफाइल है उसके अंदर अगर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उन चीज़ों को मैनेज करें। तो इनमें तो जो हमारे पास समंदरी खुराक, सुर्ख गोश्त, गुर्दा, कलेजी, प्रोसेस फूड के एलिमेंट,
ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इस तरह की चीज़ें इनको रोकनी पड़ेंगी। लेकिन वो लोग जिनको जेनेटिक बेस वाला है, उनको तवील अरसे के लिए दवाई खानी पड़ेगी, लंबे ओके, अरसे के लिए। ठीक जो मैंने है। एक दूसरी किस्म आपको बताई है कि वो हुँ, जनियाती बुनियाद पे होती है, इंग्लिश में हम उसको जेनेटिक कहते हैं, स्पेशली वो यंग एज में ज़्यादा रन करती है, तो उनको खुराक के साथ-साथ अद्वियात लेनी पड़ेंगी, तब जाके उनका यूरिक एसिड नॉर्मल। अब आपका एक अहम जो सवाल मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये कितना अरसा दवाई खानी पड़ेगी? मरीज़ बिल्कुल। अक्सर पूछते हैं। देखिए, इसका तयन तो जो मुतल्लिका स्पेशलिस्ट होगा, जो हुँ। माहिर अमराद जोड़ होगा, वो तयन करेगा कि किस मरीज़ में कितने अरसे के लिए इनको अद्वियात की ज़रूरत है। राइट, मतलब ये वेरी करता है जी, हर बिल्कुल। बंदे की जी, कंडीशन के जी, ऊपर। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। ये तो आपने बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब ज़्यादा फ़ोकस किस चीज़ पे करना चाहिए? क्या खाना चाहिए? देखिए, इन जो डाइट रिलेटेड हमारा ऑप्शन है, उसमें ये चीज़ें हम पेशेंट्स को मना कर देते हैं। हुँ, बाकी लीफ़ी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स हैं, हुँ, और बाकी चीज़ें जो हैं, दूध, दही, अंडा है, बाकी चीज़ें रूटीन में खा सकते हैं, लेकिन ये जो 5-6 स्पेशली हैं। लेकिन अगर मरीज़ ये समझे कि मैं ये चीज़ें रोक लूँ और बाकी चीज़ें मेरा दवाई मुझे ना लेना पड़े, तो वो लोग जो जेनेटिक बेस्ड हैं, उनमें से डाइट से तो वक़्ती तौर पे तो हो जाएगा, लेकिन तवील अरसे के लिए उनको अद्वियात लेनी पड़ेंगी। लेकिन वो किस्म जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ डाइट से रिलेटेड, उनको वो अवामिल जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, उनको उन चीज़ों को भी रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ये खुराक में एहतियात के साथ-साथ। राइट। अच्छा, अगर गाउट को ट्रीट ना किया जाए, तो क्या ये हमारी किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट करता है? जी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया कि अगर वो यूरिक एसिड के बारीक जो ज़रात हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो जोड़ में इकट्ठे हो छुड़ जाएँ तो उसको गाउट कहते हैं। हुँ, अगर वही क्रिस्टल आपके गुर्दे में या गुर्दे की नाली में इकट्ठे हो जाएँ, तो वहाँ पे गुर्दे के स्टोन यानी रीनल स्टोन बन जाएँगे या यूरेटर्स के स्टोन बन जाएँगे। और अगर वो ना इलाज किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है गुर्दे का फंक्शन मुतासिर होगा लंबे अरसे के लिए। और हुँ। बाज़-औक़ात हमने ये देखा है कि वो जो स्टोन ना ट्रीट होने की वजह से गुर्दे के फेलियर का आंसर भी बन सकते हैं वो। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस देखे हैं, डॉक्टर्स देखे हैं कि उनके पास जब मरीज़ जाता है, ठीक है, तो वो उन्हें बहुत सारी अद्वियात दे देते हैं, जिसमें पेन किलर्स भी आती हैं, आपको कहीं पर भी दर्द है, ठीक है, मेडिसिन्स दे दी और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। तो क्या ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाना हार्मफुल नहीं होता? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए राइट टाइम पे अच्छे डॉक्टर से मेरा मतलब कंसर्न डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। ऑफ हुँ, कोर्स अगर आप ओवर द काउंटर किसी को दिखाए बगैर, चेक कराए बगैर अगर दर्द की गोलियाँ खाएँगे, तो लंबे अरसे के लिए आपके गुर्दे की भी मुतासर होने का खदशा है, आपके मैदे के मुतासर होने का खदशा है और बाकी जिस्म के अज़ा पे इन पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे। हुँ, तो हमेशा अर्थराइटिस में जो सबसे अहम बात है, टेक होम मैसेज है, वो लोग जिनको अर्थराइटिस है वो किसी भी शक्ल में है। मेरा अर्थराइटिस से मुराद फिर मैं बताना चाहता हूँ, हुँ, जोड़ का दर्द, जोड़ की सोजिश, जोड़ का अकड़ाव और जोड़ के फंक्शन का या उसके काम करने की सलाहियत या उसकी हरकत का मुतासिर होना। तो इसको अर्थराइटिस कहते हैं। इसकी हम टाइप्स में नहीं जाना चाहते, जो मुख्तलिफ हैं। तो इसके लिए आप क्योंकि ये जो मोस्ट ज़्यादातर होते हैं, जिस तरह रोमेटॉइड है, वो हुँ, इम्यून सिस्टम एक्टिव है, तो आपने पेन किलर वक़्ती तौर पे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं हुँ। इस्तेमाल कर सकते। तो इसकी अपनी अद्वियात हैं और अपने इसके जो स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाना है और ये 100% काबिल इलाज हैं, अपनी जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है। राइट। अच्छा, आजकल एक ये नया ट्रेंड चला है, आपने भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, उसके ऊपर थोड़ा-सा तज़किरा किया था हिजामा का, ठीक है? लोग हिजामा करवाने चले जाते हैं जी, कि दर्द से उनको रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, रेमेडीज़ की तरफ जाते हैं, हकीमों के पास चले जाते हैं, उनसे इलाज करवाते हैं, मसाज वगैरह करवाते हैं। तो क्या ये वाली जो थेरेपीज़ होती हैं, ये भी फ़ायदेमंद कहीं न कहीं साबित होती हैं या नहीं होती? देखिए, ये वक़्ती तौर पे तो इसका हल हो सकती हैं। हुँ, अगर अर्थराइटिस में वक़्ती तौर पे एक अलहदा चीज़ है क्योंकि ये साइंटिफिक बेस्ड हमारे पास कोई वो एक नहीं है प्रूवन चीज़ नहीं चीज़ है। नहीं है हुँ। कि उनमें फ़ॉर्मूलेशन क्या है, वो क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। लेकिन तवीलुल मियाद अर्थराइटिस के कंट्रोल के लिए, अर्थराइटिस की जो स्पेसिफिक मेडिकेशन है, जो आपके इम्यून के सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और वही 100% इसका काबिल इलाज हल है।
राइट। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को आज यहाँ पे हाईलाइट किया है, स्पेशली जैसे कि हमने पहले ज़िक्र किया कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आ रहा है। लोगों को ये तो पता है कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे आ रहा है, लेकिन आर्थराइटिस है क्या? उसकी जड़ को कैसे पहचाना जाता है? घुटनों का दर्द और आर्थराइटिस में क्या फ़र्क होता है? थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, आपने हमारी आवाम को अवेयर किया। नाज़रीन, अगर आपके भी डॉक्टर साहब से कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्क्रीन पर इनका नंबर भी मौजूद है, आप इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।